हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग व्याकरण शिक्षण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जो सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे निगमन विधि के बारे में। किसके बारे में? निगमन विधि के बारे में। अब यहाँ पे देखो बताया गया है, व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। प्राचीनतम विधि है निगमन विधि। इस विधि में विद्यार्थियों को सर्वप्रथम व्याकरण के नियम कंठस्थ अथवा याद करवाए जाते हैं। तदुपरांत उदाहरण देकर उनका व्यवहारिक प्रयोग करना सिखाया जाता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट नोट करना है कि जो है सबसे प्राचीन विधि, प्राचीनतम विधि है जो है निगमन विधि, और इसमें सबसे पहले नियम बताए जाते हैं। देखो निगमन से याद रखना है ना कि सबसे पहले इसमें क्या बताए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं। उसके बाद फिर एग्जाम्पल जो सॉल्व करवाए जाते हैं, और मैथ वगैरह जो पढ़ाई जाती है तो इसी विधि पर आधारित है। तो इस विधि के अंतर्गत और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जैसे कि मैथ में अलजेब्रा, ज्योमेट्री वगैरह, जो मेंसुरेशन वगैरह है, तो वो सब इसी विधि के आधार पर पढ़ाई जाती है, क्योंकि उसमें पहले क्या है, फार्मूला बताना होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए निगमन विधि की, तो गणित पढ़ाते समय शिक्षक एक सिद्धांत का परिचय देता है, सूत्र के नियमों की व्याख्या भी करता है। छात्रों को दिए गए सूत्र का उपयोग करके समस्याओं को हल करने के लिए कहा जाता है इसमें से। और यह विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, और यहाँ जहाँ पे लिखा ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो यह होती है अज्ञात से ज्ञात की ओर। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अज्ञात से, यहाँ पे इसको काट देना, अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। और एक पॉइंट इसमें नोट करना, यह विधि स्मृतिकरण को बढ़ावा देती है। इसके माध्यम से क्या है, स्मृतिकरण को बढ़ावा मिलता है। एक बार फिर से पॉइंट ये नोट करना है आपको, जैसे कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये तीनों पॉइंट आपको नोट करना है। और यह विधि स्मृतिकरण को बढ़ावा देती है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, इसमें बच्चे पर तथ्य लागू किए जाते हैं। इसमें बच्चे पर तथ्य लागू किए जाते हैं। इसमें वृद्धि के सिद्धांत पर विचार नहीं किया जाता। क्या है इसमें? इसमें वृद्धि के सिद्धांत पर विचार नहीं किया जाता। इसमें नियम बच्चे को दिया जाता है, वह इसकी प्रकृति की सराहना नहीं करता और आसानी से इसको भूल जाता है। इसमें जो नियम याद करवाए जाते हैं बच्चे को, वो क्या करते हैं, आसानी से इनको भूल जाते हैं। इसमें प्रक्रिया को आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है, अनुगत और स्वीकार कर लिया जाता है। और शिक्षक ही तय करते हैं, शिक्षक सूत्र जो है, शिक्षक सूत्र तय करते हैं या फिर देते हैं। इस प्रक्रिया में सीखने को प्रोत्साहित नहीं करती। जो यह प्रक्रिया क्या है, सीखने को प्रोत्साहित नहीं करती, नियम से शुरू होती है और अभ्यास के लिए प्रदान करती है। यह विधि व्यक्तिगत अधिगम को बढ़ावा देती है, व्यक्तिगत अधिगम को बढ़ावा देती है, और बच्चों के साथ निष्क्रिय शिक्षार्थियों के रूप में कार्य करती है। कैसे कार्य करती है? निष्क्रिय शिक्षार्थियों के रूप में यह विधि व्यवहार करती है। उसके बाद बात की जाए आगमन विधि की। इस विधि में छात्र उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के सामान्य सिद्धांतों तक पहुँचते हैं। आगमन विधि में 4 पदों का अनुसरण करके छात्र व्याकरण के नियम व उपनियम स्वयं सीख लेते हैं। इसे विश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। यह बाल केंद्रित है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। इस विधि में उदाहरण से नियम की ओर चीज़ें बताई जाती हैं। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर चीज़ें बताई जाती हैं। ये सारे पॉइंट नोट करना है आपको। उसके बाद इसमें से विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। इस विधि में बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है। और यह क्या, बाल केंद्रित शिक्षण विधि, ये भी आपको नोट करना है। यह विधि अन्वेषण मतलब खोज और उद्दीप्त चिंतन को प्रोत्साहित करती है। इसमें नियम बच्चे द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए उसे आसानी से याद रखता है। क्या, इसमें जो कार्य किए जाते हैं बच्चे द्वारा किए जाते हैं, और जो नियम बताए जाते हैं वो बच्चे खुद ही मतलब इसको नियम बनाते हैं इसमें से। इसमें तर्क के माध्यम से प्रक्रिया को कैसे और क्यों स्पष्ट किया जाता है। यह विधि बच्चों की भागीदारी और सामूहिकता को प्रोत्साहित करती है। किसको? भागीदारी के बच्चों को और सामूहिकता को प्रोत्साहित करती है। उसके बाद बात की गई, यह विधि व्याकरण को पढ़ाने की सरल विधि है। व्याकरण को पढ़ने की सरल विधि है। अब यहाँ पे अगली विधि है प्रयोग विधि। कौन सी विधि? प्रयोग विधि। इसमें उदाहरण प्रस्तुत करके समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण निकलवाए जाते हैं। तत्पश्चात उसका अभ्यास करा जाता है, जिसमें शिक्षण के दौरान
इन सोपानों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन? जैसे कि तुलना एवं विश्लेषण करना, नियमीकरण एवं निष्कर्ष निकालना, प्रयोग और अभ्यास करना। तो प्रयोग से तात्पर्य यह है कि प्रयोग करके चीज़ों को सीखना। और इसमें से ये 3 पॉइंट आपको याद रखना। इसमें क्या क्या किया जाता है? तुलना एवं विश्लेषण करना, नियमीकरण एवं निष्कर्ष निकालना, प्रयोग और अभ्यास करना। ये सारी विशेषताएं होती हैं प्रयोग विधि की। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सहसंबंध विधि। इस विधि का प्रयोग शब्द शिक्षण, वर्तनी शिक्षण और उच्चारण शिक्षण आदि के समय किया जाता है। यह व्याकरण शिक्षण की कोई पृथक विधि नहीं है, बल्कि इसमें गद्य रचना के अभ्यास के दौरान आए व्याकरण के नियमों की जानकारी प्रदान की जाती है। जैसे कि अभी सीटेट का एग्जाम होगा, उसमें से क्या होगा? उसमें से जब पैसेज हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ व्याकरण के नियम होते हैं, तो उनमें से जब नियम को पढ़ाया जाएगा, जो नियम उतने समय जो नियम बताए जाएंगे गद्यांश के जो गद्यांश में क्वेश्चन आए हैं, तो उसी में क्या है, सहसंबंध विधि का प्रयोग किया जाता है। तो उतने समय जो व्याकरण के नियम बताए जाते हैं तो उसी को कहते हैं सहसंबंध विधि। क्या कहते हैं इसको? सहसंबंध विधि। इसमें से शब्द शिक्षण, वर्तनी शिक्षण और उच्चारण शिक्षण का जो है उच्चारण शिक्षण के बारे में बताया जाता है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। उसके बाद प्रयोग विधि तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, लेकिन इसके 2 पॉइंट और हैं। यह विधि वैज्ञानिक विधि का प्रमुख स्तंभ है। प्रयोग करने से किसी कारक में बदलाव करने पर क्या परिणाम होता है, यह पता चलता है प्रयोग विधि से। उसके बाद सहसंबंध विधि जो है यह 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का पारस्परिक संबंध के विषय में ज्ञान करवाती है। जो छात्र पढ़ाई में ज़्यादा समय बिताते हैं वे परीक्षा में बेहतर करने की संभावना रखते हैं। यह इसका एग्जाम्पल है। और शराब की खपत और जीवन रेखा में नकारात्मक सहसंबंध होता है। तो ये भी क्या है? सहसंबंध विधि के कुछ एग्जाम्पल हैं। मतलब इनका क्या है, मतलब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, जो छात्र पढ़ाई में ज़्यादा समय बिताते हैं तो परीक्षा में बेहतर करेंगे, तो इनका दोनों को आपस में संबंध है। अब यहाँ पे खपत और जीवन रेखा में नकारात्मक, अगर क्या है कि शराब को ज़्यादा पिएगा तो इसमें क्या है, उसके जो है शरीर में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक दूसरे से क्या है, आपस में संबंध है। तो इसी को कहते हैं सहसंबंध विधि। उसके बाद है प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि। कौन सी? प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि। यह विधि बिना व्याकरण और बिना नियमों का ज्ञान कराए भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने के अवसर प्रदान करती है। ऐसे लेखक जिनका भाषा पर पूर्ण अधिकार है उनसे बालकों को वार्तालाप के अवसर प्रदान किए जाते हैं तथा प्राथमिक स्तर के लिए यह विधि उपयुक्त है। और एक पॉइंट ये नोट करना, इसमें से मातृभाषा का यूज नहीं करते। इसमें से ये जो विधि है प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि, इसमें से मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं होता। इसमें से मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है। प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि जो है इसमें से मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद है समवाय विधि। कौन सी विधि? समवाय विधि। इस विधि के प्रतिपादकों का मत है कि व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से न देकर विद्यार्थियों को साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वानों की रचनाएं पढ़ाई जाए। इसके अंतर्गत मौखिक एवं लिखित कार्य कराते समय, गद्य की पुस्तकें पढ़ाते समय, रचना कार्य कराते समय प्रासंगिक रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान करा जाता है। तो इसमें से जो है कैसे बताए जाते हैं व्याकरण के नियम, इसमें से भी रचना कार्य कराते समय प्रासंगिक रूप से व्याकरण के नियमों, साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वानों की रचनाएं पढ़ाते समय, मौखिक एवं लिखित कार्य कराते समय, गद्य की पुस्तकें पढ़ाते समय, रचना कार्य कराते समय इसमें से व्याकरण बताया जाता है। किसमें? समवाय विधि में। और इसमें एक प्रकार से समूह रूप में इसमें शिक्षा प्रदान की जाती है। यह विधि मनोवैज्ञानिक है और लॉर्ड मैकाले के अनुसार बालक उस भाषा को शीघ्र सीखता है जिसका व्याकरण वह नहीं जानता। यह विधि उच्च कक्षाओं के अनुरूप है। लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा कि जो चीज़ों के बारे में बच्चा व्याकरण नहीं जानता वह चीज़ें क्या है, आसानी से सीख जाता है। अब बात की जाए समवाय विधि की, तो इसमें 4 पॉइंट मुख्य रूप से दिए गए, जैसे कि उद्देश्य, योजना, कार्य और समवाय ज्ञान के माध्यम से चीज़ें सीखी जाती हैं। सभी विषयों का अध्यापन एक साथ कराया जाता है, इसे सहयोग विधि कहते हैं। और ये भाषा संसर्ग विधि का दूसरा रूप है। उसके बाद आगे खेल विधि। इसके पहले प्रतिपादक थे कार्ल डुवेल कुक, उसके बाद इसका प्रतिपादन किया था फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से अवगत कराने के लिए किसी खेल का चयन करके पाठ की आवश्यकता अनुसार नियमों का निर्धारण करते हैं। इस प्रणाली द्वारा व्याकरण सिखाने में
व्याकरण की निरस्ता छात्रों में बाधक नहीं बनती है और उसको इसमें जो है खेल खेल के माध्यम से बच्चों को व्याकरण सिखाई जाती है। उसके बाद है व्यवहारिक शिक्षण विधि। इसमें भाषा शिक्षक द्वारा रोचक व आकर्षक विधि का प्रयोग करते हुए ध्वनि, वर्तनी, वचन, शब्द, लिंग, क्रिया, काल आदि से संबंधित विकारों को दूर करने का प्रयास किया जाता है और इसके सोपान जैसे कि हैं प्रश्नोत्तर, नियमीकरण, प्रश्नोत्तर और नियमीकरण। उसके बाद है विश्लेषणात्मक विधि। कौन सी विधि? विश्लेषणात्मक विधि। इस विधि में शिक्षक आगमन विधि की तरह विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ाते हुए पहले उदाहरण देते हैं, फिर उन पर विचार विमर्श करके छात्रों से नियम निकलवाए जाते हैं। इन नियमों पर निगमन विधि की भांति विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। उसके पश्चात विद्यार्थी परीक्षण के लिए नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं। इस विधि द्वारा छात्रों में व्याकरण के नियमों को जानने के प्रति रुचि उत्पन्न होने के कारण इसे व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि माना जाता है। अब यहाँ पे देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो विश्लेषणात्मक विधि। कौन सी विधि? विश्लेषणात्मक विधि। और इसमें अगर ये क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि आगमन विधि और निगमन विधि दोनों विधियों का यूज कौन से विधि के अंतर्गत किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया, जैसे कि व्याकरण शिक्षण प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित सोपानों को प्रयुक्त करना अनिवार्य है। जैसे कि पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को सर्वनाम पढ़ाने हेतु संज्ञा शब्द का पूर्व ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि जब तक संज्ञा के बारे में पता ही नहीं बच्चे को, तो सर्वनाम उसकी समझ में नहीं आएगा। तो इसकी वजह से इसमें बताया गया है कि व्याकरण शिक्षण पढ़ाने समय पूर्व ज्ञान, जो चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में पिछला ज्ञान होना आवश्यक है, जो चीज़ों को पढ़ाई जानी चाहिए। उसके बाद बताया गया यहाँ पे प्रस्तावना के बारे में। पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्नों का विकास करा जाता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्नों का विकास करा जाता है। और उद्देश्य कथन के बारे में क्या बताया गया है? समस्यात्मक प्रश्न को मुख्य प्रकरण से संबोधित करते हुए उद्देश्य कथन बोले जाते हैं, जो संक्षिप्त व सारगर्भित होते हैं। कैसे होते हैं? संक्षिप्त व सारगर्भित होते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व। संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व निम्न है। जैसे कि व्याकरण बालकों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायक होती है। व्याकरण शुद्ध एवं सही वाचन का अभ्यास कराने में सहायक है। यह बालकों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाने में सहायक है। यह बालकों में सृजनात्मकता कौशल का विकास करने में सहायक है। यह बालकों में ऐसी क्षमता का विकास करने में सहायक है जिससे कि पूछे गए प्रश्नों को उत्तर प्रवाहपूर्ण तरीके से दे सके। यह बालकों को साधारण वार्तालाप में शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाने में सहायक है। यह बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में सहायक है। और इसके साथ साथ बताया गया है लोकोक्तियाँ व मुहावरों का प्रयोग भाषा को प्रभावी बनाने में सहायक है। लोकोक्तियों व मुहावरों का जो प्रयोग होता है वो भाषा को प्रभावी बनाने में सहायक होता है।